नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस दैनिक क्विज में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न, भारत में आदर्श आचार संहिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन से कथन सही हैं? चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। आदर्श आचार संहिता केवल राजनीतिक दलों पर लागू होती है, स्वतंत्र उम्मीदवारों पर नहीं। जो एमसीसी है उसका लक्ष्य अभियान प्रथाओं को विनियमित करके स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है। अब देखिए, ये आर्टिकल है, आर्टिकल पॉलिटिकल है, तो हमें उस मुद्दे पर नहीं जाना है। बट यहां पर जिस तरीके से इलेक्शन की जो डेट है वो डिक्लेयर हुई है, तो आदर्श आचार संहिता जो है वो चर्चा में आ गई है। अब आपको पता होना चाहिए कि चुनाव की घोषणा होते ही ये जो आचार संहिता है इसको लागू कर दिया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। अब ये तब तक लागू होती है जब तक हमारे परिणाम नहीं आ जाते। तो ये चीज याद रखनी है, जिस दिन चुनाव की घोषणा होती है उस दिन से और परिणाम के आने तक ये पूरा जो टाइम होता है इसमें कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है लागू रहता है। अब राजनीतिक पार्टी है, उम्मीदवार है, दोनों के ऊपर यह चीज अप्लाई होती है। तो आप देखोगे तो पहला वाला कथन यहां पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ, बिल्कुल गलत है। यहां पर लिखा हुआ है कि केवल राजनीतिक दलों पर लागू होती है, स्वतंत्र उम्मीदवारों पर नहीं, यह भी गलत हो जाएगा। यहां पर अभियान प्रथाओं को विनियमित करके स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है, यह एकदम सही कथन है। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, केवल 3। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यपाल से संबंधित है। आपके सामने कुछ कथन दे रखे हैं और सही कथनों का पहचान करनी है। अब वीडियो को पॉज करके इसको लगाने का प्रयास करिए, क्योंकि काफी ज्यादा स्टैटिक प्रश्न मैंने आपसे पूछा है। अब यहां पर आप देख पा रहे हो कि तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं उन्होंने यहां पर इस्तीफा दे दिया है, तो उस वजह से राज्यपाल के जो पद है वो चर्चा में आ गया है। राज्यपाल का चुनाव सीधे राज्य के विधायकों द्वारा किया जाता है। 5 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए पद पर रहता है और उसे हटाया नहीं जा सकता। राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। अब इस प्रश्न को मुझे नहीं लगता कि आपको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। पॉलिटी आपने पढ़ी होगी, तो राज्यपाल और जो राष्ट्रपति हैं इनके एकदम बेसिक से मैंने आपसे यहां पर लॉजिक पूछे हैं। तो देखिए, यहां पर जब बात करते हैं तो सीधे राज्य के विधायकों द्वारा होता है, ऐसा नहीं होता है। जो यहां पर केंद्र सरकार होती है उनके द्वारा नामित करा जाता है और हमारे प्रेसिडेंट जो है वो इनकी नियुक्ति करते हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाएगा। यहां पर आप देखोगे दूसरे वाले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि निश्चित अवधि के लिए पद पर रहता है, उसे हटा नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये रहते हैं। विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा जो प्रस्ताव पारित होता है उसके द्वारा हटा सकता है, ये भी कथन गलत है। हटाने की कोई प्रक्रिया या ग्राउंड्स, यहां पर जो बात करी जाती है रीजंस की, वो हमारे संविधान में वर्णित नहीं है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है तो उन पे निर्भर करता है। तो तीनों ही कथन गलत हो जाएंगे। बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, डेंगू के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। अब देखिए, यहां पर जो वैक्सीन की बात हो रही है डेंगू की, तो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है 2026 के मिड तक यहां पर जो वैक्सीन है वो आने के चांसेस हैं। डेंगू की जब बात करते हैं तो हमको पता होना चाहिए जो एडीज एजिप्टी मच्छर होता है उसके काटने से, जो मादा एडीज एजिप्टी होता है उसके काटने से ये वायरस के माध्यम से हमारे शरीर में फैलता है। यही मच्छर आपको पता होना चाहिए चिकनगुनिया, और यही मच्छर की बात करते हैं तो एक और बीमारी होती है जिसको जीका संक्रमण कहते हैं या पीत ज्वर के नाम से जानते हैं, तो वो भी सेम चीज परजीवी हमारे अंदर करता है। तो पहला स्टेटमेंट है कि बैक्टीरिया के कारण होता है, तो ये कथन एकदम गलत है। यहां पर विषाणु की बात हो रही है। कोविड-19 की तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, यह भी कथन गलत है। यहां पर संक्रमण व्यक्ति को यदि मच्छर काटता है तो उसके अंदर यह चीज फैलती है, फिर किसी दूसरे व्यक्ति में डायरेक्ट। यहां पर जो ट्रांजिशन है वो अभी तक WHO की जो रिपोर्ट है उसमें यह नहीं पाया गया है। नियंत्रित करने का एक प्रभावी तरीका मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट करना, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो यहां पर बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसी के साथ साथ डेंगू में आपने एक और चीज पढ़ी होगी, वोल्बाचिया बैक्टीरिया। ठीक है, वोल्बाचिया बैक्टीरिया। अब ये जीवाणु जो होता है वो इस मच्छर के अंदर, एडिस एजिप्टी जो होते हैं इनके अंदर ये बैक्टीरिया का प्रसार, संक्रमण फैलाया जाए, जिससे कि जो डेंगू है उसको होने से रोका जा सकता है। बहुत ज्यादा चर्चा में था ये बैक्टीरिया, तो इसका नाम भी ध्यान रखिएगा। तो बेस्ट ऑप्शन है सी। 4th, कोरल ब्लीचिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रवाल भित्तियां ये सब हो गए, मैंग्रोव्स हो गए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी का, पर्यावरण का एकदम स्टैटिक पोर्शन भी है और प्लस करंट अफेयर्स में भी कई बार चर्चा में रहता है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करने कौन से कथन सही हैं। अब देखिए, कोरल ब्लीचिंग की जब बात करते हैं तो वीडियो को पॉज करके इसको लगाने का प्रयास करिए। चर्चा में इसलिए आया क्योंकि देखिए साइंस क्विज में इसके ऊपर एक आर्टिकल था, तो मैंने सोचा इस पे आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं। यहां पर आप देखोगे ये हमारे कोरल्स होते हैं, जो पॉलिप्स की बात करी जाती है, और यहां पर जो ज़ूज़ैंथले है, तो ज़ूज़ैंथले यहां पर क्या कर रहा है कि ये दोनों सहजीविता का यहां पर एक संबंध स्थापित करते हैं। एक दूसरे को शेल्टर प्रोवाइड करता है कि आपको रहने की जगह देता है, और दूसरा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से यहां पर क्या करता है कि दूसरे को भोजन प्रोवाइड करता है। जब यहां पर देखोगे आप, समुद्र के तापमान में किसी कारण से परिवर्तन आता है या प्रदूषण के कारण कुछ ऐसी चीजें होती हैं जब हमारा जो समुद्री पारितंत्र है वो प्रभावित होता है, तो इससे कोरल ब्लीचिंग होती है। तो यह तब होता है जब तापमान, प्रकाश या पोषण में किसी परिवर्तन के कारण प्रवालों पर तनाव पड़ता है, तो अपने ऊतकों में निवास करने वाले सहजीवी शैवाल ज़ूज़ैंथले को निष्कासित कर देते हैं। एकदम सही है। समुद्र का बढ़ा हुआ तापमान, प्रदूषण जैसे पर्यावरणीय तनाव जो होते हैं कोरल ब्लीचिंग का कारण बन सकते हैं। एकदम करेक्ट। कोरल ब्लीचिंग समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करके जैव विविधता में गिरावट का कारण बन सकता है। बहुत, तीनों ही कथन यहां पर एकदम परफेक्ट है, तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, 1, 2, 3। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा। 2020 की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न देखिए, पॉलिटी में मैंने आपसे इसीलिए प्रश्न पूछे क्योंकि आजकल ज्यादा कुछ इलेक्शन कमीशन के बारे में ये सब चीजें चर्चा में आई हैं, तो राज व्यवस्था को अच्छे से कवर करिए। कौन से कथन सही हैं? भारत के राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर संसद का सत्र बुला सकते हैं जहां वह उचित समझे। भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, लेकिन तीनों सत्र एक ही आयोजित करना अनिवार्य नहीं है, यह भी है। एक वर्ष में संसद की बैठक के लिए न्यूनतम दिनों की जो आवश्यकता होती है वो नहीं है। बहुत ही ज्यादा स्टैटिक प्रश्न है। गवर्नर पे मैंने आपसे प्रश्न पूछा, प्रेसिडेंट से भी पूछ लिया। अब देखिए यहां पर पहला वाला कथन जो है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। दूसरे वाले कथन में देखिए संविधान के अंदर ऐसा कोई प्रावधान यहां पर नहीं होता है, अनिवार्यता वाला भी कोई प्रावधान नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। और दूसरा, न्यूनतम दिनों की कोई आवश्यकता नहीं है, यही ऐसा वर्णित है, तो यहां पर पहला और तीसरा कथन सही हो जाएगा। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा सी, केवल 1 और 3। आज के तथ्य में ई अपशिष्ट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, ई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक। सबसे सिंपल तरीके से इसको समझने का प्रयास करिएगा। जितना ये ई अपशिष्ट आप देख रहे हो, इसमें आपको हमारे घरों में प्रयोग होने वाले कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल, आपके पास कोई टैबलेट होंगे, ठीक है, वॉशिंग मशीन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, माइक्रोवेव ओवन हो गया, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हमारे घरों में होता है वो सब यूज होने के बाद जब वो रीयूज होने की कंडीशन में भी नहीं होता है, रिसाइकिल होने की कंडीशन में भी नहीं होता है, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के नाम से जानते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट होता है, आपको पता है, जैसे लिखा हुआ है कि पुराने खराब हो चुके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बोलते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के अंदर आप देखोगे आर्सेनिक भी पाया जाता है, यहां पर आपको लेड भी देखने को मिलेगा, इसी के साथ साथ जो आपका कैडमियम धातु है ये भी आपको देखने को मिलेगी। तो काफी ज्यादा खतरनाक रसायन इसमें देखने को मिलते हैं। जब हम लोग लेड की बात करते हैं तो आपको पता है ये को कारण बनता है किस चीज का, यहां पर आपको पता होना चाहिए, एनीमिया तक का कारण ये बन सकता है। कैडमियम की बात करें तो यहां पर कैडमियम से क्या होता है, यहां पर इटाई जो रोग का नाम सुना होगा आपने, वो तक हो सकता है। उसी प्रकार आर्सेनिक जो है ये हमारे जल को प्रदूषित कर सकता है। तो ये सारे जितने अपशिष्ट हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, अब हम इनको या तो हम रिसाइकल करें या फिर हम इनको इस तरीके से इसका निस्तारण करें जिस तरीके की विधि आती है। पहली विधि आपने सुनी होगी लैंडफिल के नाम से, भूमि भराव। तो उसमें क्या करा जा रहा है, एक स्थल मंडल है, उसके अंदर एक बहुत भारी सा एक गड्ढा करा गया और उस गड्ढे के अंदर ये सारा अपशिष्ट डाल के ऊपर से किसी मृदा आदि से ढक दिया गया। परंतु ये वाली जो विधि अगर अपनाते हो तो आप इससे भूजल के संदूषित होने का यहां पर खतरा रहता है। दूसरा, आप यहां पर दहन कर सकते हो, जिसको यहां पर भस्मीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर जब भस्मीकरण मतलब होता है एक बहुत बड़ी जो भट्टियां होती हैं उसमें लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर इस पूरे अपशिष्ट को क्या किया जाए, गर्म किया जाए। गर्म करा जाता है तो क्या होता है, इससे अब जो यहाँ पर ऊर्जा हमको मिलती है तो उस ऊर्जा का हम लोग विद्युत बनाने में उपयोग कर सकते हैं। परंतु इसका भी एक ड्रॉबैक है, और वो ड्रॉबैक ये है कि भाई इसके अंदर से ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है, तो वो वायुमंडल में पहुंच जाता है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो अब करा जाए तो क्या करा जाए, तो एक प्रक्रिया आती है जिसको हम लोग पायरोलिसिस के नाम से जानते हैं। तो पायरोलिसिस में हम ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना इस पूरे प्लास्टिक के कचरे को बर्न करते हैं, दहन करेंगे, मगर ऑक्सीजन नहीं लगेगी वहां पे। तो उससे क्या है, हमको बाई प्रोडक्ट में चारकोल या बायोकोल जो होता है वो मिल जाता है, उसको हम लोग एज ए ईंधन यूज कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के कुछ रिमूव करने के तरीके होते हैं, लैंडफिल, भस्मीकरण और पायरोलिसिस, इसको ध्यान रखिएगा। तो आज के तथ्य में
जो ई अपशिष्ट था मैंने उसको बेसिक एक ओवरव्यू आपको देने का प्रयास किया है। तो आज के दैनिक क्विज में इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज का दैनिक क्विज आपको अच्छा लगा होगा। मेरी कोशिश रहती है कि टू द पॉइंट चीजें आपको बताऊं, जिससे कि आपका प्रीलिम्स में समय भी कम हो रहा है। तो कम से कम आप 5 क्वेश्चन जो है वो एक समय पर चलते फिरते खाना पीना खाते हुए देख लो इन सबको, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले दैनिक क्विज में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप अपने ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का, पढ़ाई करते रहिएगा, माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।